जय हिंद दोस्तों। लास्ट पार्ट फर्स्ट में जो हम इकोनॉमिक रिव्यू देख रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का, ठीक, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हमने कवर अप कर लिया था। एक छोटा सा पार्ट है जो वो रह गया था। ठीक, आपके साथ बातें करके, ठीक, कुछ चीजें जो हमें फीडबैक के रूप में भी मिली और कुछ सवाल भी आए। उन सवालों में जो हमें एक चीज दिखती है, वो एक सबसे बड़ा सवाल आया है, वो ये आता है कि क्या ये जो हम इकोनॉमिक सर्वे कवर कर रहे हैं, ठीक, क्या ये सिर्फ हमारे प्री की तैयारी करा रहा है? ठीक, मतलब क्या सिर्फ हमारे इससे प्री के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे या फिर हमारे लिए मेंस भी यहाँ पर सफिशिएंट है या मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा? ठीक, एक और सवाल जो रहता है हमेशा से कि इकोनॉमिक सर्वे कई जगह पर जो है वो कंप्लीट कराया जाता है, लेकिन क्या होता है, सिर्फ पॉइंट निकल कर आ जाते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि मेंस का कहां पर, मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं, मेंस में इसे कहां पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक, प्री में तो चलो ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो टिक कर लिए, डाटा लगा दिया, ओके। मेंस में कैसे यूज होगा? तो मेंस में यही जो डाटा है वो आपका कैसे, जो बहुत मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत बड़े चेंजेस हैं, वो सवाल सिर्फ प्री में नहीं बनते हैं, वहां पर जो चेंजेस आए हैं वो मेंस में भी वहां से सवाल आपके बन जाते हैं। दूसरा चीज की जो हम कवर अप कर रहे हैं उसमें हम एक थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 या 2 घंटे की क्लास में इकोनॉमिक सर्वे कवर नहीं कराया जा रहा है। ठीक, आप जब इसे पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपका 100% मेंस का जो पार्ट है वो भी कवर हो रहा है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि प्री के लिए कोई अलग से चीज है। ठीक है, पहली चीज तो क्या, प्री और मेंस जैसा कोई अलग अलग पार्ट होता नहीं है कि हम इकोनॉमिक सर्वे को पहले प्री के हिसाब से पढ़ ले और फिर उसके बाद मेंस के हिसाब से पढ़ ले। दोनों ही जगह पर हम यहाँ पर देखें तो इकोनॉमिक सर्वे एक ही चीज है, वहीं पर प्री से भी सवाल आ सकते हैं, वहीं पर हमारे मेंस के भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो जो हम ये कवर अप कर रहे हैं वहां पर सिर्फ आपका प्री नहीं, आपका मेंस भी 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देरी करे हम ये जो छोटा सा पार्ट है वो कवर अप करके उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, हमने लास्ट जो बात कर ली थी वो बात कर ली थी किसकी? ठीक, राज्य में 41.1 लाख हेक्टेयर खेती योग जो है वो सिंचाई क्षेत्र विकसित किया गया, जिसमें से हमने सिंचाई जो है वो कितनी की है? 37.66 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अब समावेशी भविष्य निर्माण, शिक्षा और सेवा और सामाजिक क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो शिक्षा में जो हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि यहाँ पर अभी जो बजट है वो मार्च 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो 2023-24 का बजट आया था, जो कि कितना था? 3,14,025 करोड़ रुपए था। उसमें से शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो बजट था उसकी राशि कितनी थी? 38,375। मतलब कुल बजट का अगर यहां पर बात करें तो 12.22% जो है वो किस पर किया गया, वो राशि किस पर खर्च की जानी है? वो शिक्षा क्षेत्र पर खर्च की जानी है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शिक्षा क्षेत्र में यहां से सवाल बनता है। ठीक है, कि शिक्षा क्षेत्र में बजट राशि कितनी है या कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, जबकि देखो आप अगर भारत की बात करोगे तो भारत का सिर्फ 2.51% जो बजट का टोटल है उसमें से 2.51% ही किसमें यूज हो रहा है? शिक्षा में यूज हो रहा है। तो मध्य प्रदेश शिक्षा में बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सवाल जैसे शिक्षा को लेकर आपका मेंस में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? ठीक है, मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, शिक्षा को कितनी गंभीरता से ले रहा है, सामाजिक विकास को कितनी गंभीरता से ले रहा है, उसको लेकर हमें ये जो शिक्षा को लेकर जो हमने बजट देखा है, उस बजट में जो शिक्षा की भागीदारी है, ठीक है, शिक्षा को लेकर जो बजट है वो 12.22% है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हम मेंस में भी रख सकते हैं। ठीक है, इस बजट को बता के कि सामाजिक विकास में कितनी गंभीरता है इसकी, या शिक्षा की गुणवत्ता को या शैक्षिक बुनियादी ढांचे के सुधार में मध्य प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है, तो हमें बजट में ही पता चल जाती। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है वो आपका मेंस के हिसाब से भी तैयार होता है। ठीक है, अगर हम अगली बात करें तो कुछ योजनाएं चल रही है, लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण के लिए। उसके बाद आप बात करें, इसमें लगभग 1.29 करोड़ से अधिक क्या है? लाभार्थी है। ठीक, यहाँ पर अगर अपन बात करें, ठीक, महिलाओं को लाभान्वित हुई है। उसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना है, 2007 में आई, फिर 2.0 आया 2022 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो चाइल्ड के लिए क्या किया गया है? एक बजट चाइल्ड बजटिंग शुरू की गई है। और ये चाइल्ड, यहाँ पर जो प्री को लेकर सवाल आ सकता है वो क्या आ सकता है? मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए क्या किया है? चाइल्ड बजटिंग शुरू की है। तो चाइल्ड बजटिंग कब शुरू हुई है? 2022-23 में। ये आपका सीधा सीधा प्री का यहाँ पर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जो दूसरी बात आती है कहानी, वो क्या आती है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 को, जो पिछला
हमारा एग्जाम हुआ था और पिछले 2 एग्जाम हो रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से हमारा क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो अगर ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया, ये इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जो आया था, पहली बार जो शुरू किया गया, जारी किया गया, वो 2021 में किया गया और ये दूसरा संस्करण है। और इस दूसरे संस्करण के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है, तो ये जो पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है वो किसका डाटा लिया गया? यहाँ पर एनएफएचएस का, एनएफएचएस 5 का डाटा लिया गया है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, उसका हर 5 साल का क्या दिखता है? एनएफएचएस 5 का डाटा है और उसके हिसाब से फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया और उसके हिसाब से देखें तो लगभग 1,36,00,000 लोग जो है वो गरीबी से उभर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, गरीबी कम की गई है। अगर देश की बात करें तो लगभग 13.5 करोड़, 13.5 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं, उससे उठ चुके हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का योगदान लगभग कितना है? 10% का है। ठीक है, यहाँ पर 1,36,00,000, 13.5 लगभग देखें तो लगभग 10% का योगदान किसका रहा? मध्य प्रदेश का रहा। ठीक है, इसमें जो है आप इसे अलग से भी पढ़ते हो, जैसे आप ये देखते हो कि बिहार जो है, ठीक है, बिहार में है सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है। ठीक है, और अगर हम सुधार की बात करें तो सुधार भी हमें बिहार में दिखाई देता है। मध्य प्रदेश की बहुआयामी गरीबी में कौन सी रैंक है? तो 5th रैंक है। ठीक है, उसके अलावा अगर सुधार देखें तो सुधार में जो तीव्रता से सुधार किया उसमें 2nd रैंक है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो बनते हैं, मध्य प्रदेश की बहुआयामी गरीबी में देश में कौन सी रैंक है? 5th रैंक है एमपी की, और जो तीव्रता से सुधार करने में, ठीक है, सर्वाधिक सुधार में देखें तो एमपी की 2nd रैंक है। अगर मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो तीव्रता से सुधार करने में पहले नंबर पे कौन आता है? आपका अलीराजपुर। ठीक है, लगभग 31% के आसपास क्या किया है इसने? सुधार किया है। ठीक है, 31% बहुआयामी गरीबी में कमी आई है। कौन सा? अलीराजपुर में। ठीक है, अलीराजपुर में कमी आई है। और अगर हम देखें, ठीक है, तो गरीब जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीब जो क्या है आपका जिला है, वो जिला कौन सा है? तो वो है आपका झाबुआ। ठीक है, तो 2 टाइप के जो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं आपके? ठीक है, एक तो अलीराजपुर, ठीक है, और दूसरा आपका झाबुआ। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी कहां पर है? सर्वाधिक तो झाबुआ में है। और सर्वाधिक तीव्रता से कमी कहां पर आई है गरीबी में, बहुआयामी गरीबी में? तो वो आपका जिला कौन सा है? अलीराजपुर। तो इस प्रकार के आपके यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी अगर अपन कहानी देखें तो स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य में अगर यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, स्वास्थ्य में अगर हम यहाँ पर बात करें तो राज्य में नवजात मृत्यु दर है वो एनएफएचएस 4 के हिसाब से कितना था? 36.9, जो कि एनएफएचएस 5 में घटकर कितना हो गया है? 29 हो गया है, जो कि घटकर कितना हो गया आपका? 29। ठीक है, घटकर कितना हो गया है? 29 आ गया है। ठीक, अब इसके बाद जो स्वास्थ्य को लेकर अगला सवाल है वो यह क्या कि मध्य प्रदेश ने क्या किया है? एक यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या कि यूविन पोर्टल कब लॉन्च हुआ मध्य प्रदेश में? तो 1 अगस्त 2023 को। तो यूविन पोर्टल है क्या? जैसे आपका कोविन पोर्टल था, ठीक है, कोविड वैक्सीन लगाने के लिए कोविन पोर्टल था, वैसे ही अलग अलग और जो टीकाकरण है उसके नियमित टीकाकरण के लिए क्या किया गया है? यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अलग जो हमारे क्या है वैक्सीन और भी जो लगते हैं उनको लेकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसके तहत यूविन पोर्टल बनाया गया। तो कब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? यहाँ पर सवाल जो आएगा वो 1 अगस्त 2023 को क्या किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट आ जाता है वो हमारा क्या आ जाता है? ठीक है, कि देश के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा एक पर्टिकुलरली एक और ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम ये देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें, ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर एक मनहित हमारा क्या लॉन्च किया गया है? एक ऐप है जो प्रथम ऐप है हिंदी भाषा में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो मध्य प्रदेश की मानसिक स्वास्थ्य शाखा द्वारा क्या किया गया है? इससे जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। तो ये जो मनहित ऐप है ये आपके आईसीटी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वास्थ्य जो हमारा पार्ट है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी ये सवाल जो है वो मनहित ऐप को लेकर पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, किससे संबंधित है। ठीक है, और लॉन्च कब हुआ है? तो जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ है। उसके बाद देखें तो क्या मध्य प्रदेश जो है 3.56 करोड़ लाभार्थियों का डिजिटल आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड पहले बन रहे थे उसको डिजिटल में चेंज किया जा रहा है और उसको पूरा करने वाला, इन लाभार्थियों के डिजिटल आयुष्मान कार्ड को जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो यहाँ पर सिर्फ कहानी इतनी ही। आगे देखें यहाँ पर, ठीक है, तो वही सिरपुर में क्या किया गया है? सिरपुर जो इंदौर में, वहां पर विश्व वेटलैंड दिवस 2024 मनाया गया है। कब? 2 फरवरी 2024 को।
ठीक है। तो 2024 में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 जो है उसका अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम कहां पर संपन्न किया गया है 2 फरवरी 2024 को, तो किया गया है सिरपुर इंदौर में। तो आपका जो सवाल है यहाँ पर भी बन सकता है कि कहां पर इसका आयोजन हुआ, इंदौर, भोपाल, ठीक है, दिल्ली, पुणे, इस प्रकार से सवाल आपके सीधे सीधे आ जाते हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर जो मांग की गई थी, दर्जा देने के लिए प्रस्ताव रखा गया था तवा जलाशय, और हम ये जानते हैं करंट की बात करें तो आपका ये जो क्या है रामसर साइट है वो आपकी रामसर साइट बन चुकी है, और अब आपके मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट हो चुकी है। ठीक है, चल तो हमें इसमें सिर्फ इतनी बातें देखनी थी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो साइबर तहसील, ठीक है, साइबर तहसील के क्योंकि अपन आईसीटी पढ़ते हैं तो आईसीटी के हिसाब से साइबर तहसील बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे शुरुआत में हम देखें तो सरकार द्वारा क्या किया गया था, इसे 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जून 2022 में लाया गया था। मुख्य रूप से साइबर तहसील की भूमिका क्या है, देखो अगर मुख्य रूप से इसकी भूमिका देखें तो भूमि रिकॉर्ड अपडेट करना है, ठीक है, उसमें जो प्रोसेस हो रही है उसमें कोई परिवर्तन करना है, उसको अरेंज करना है, उसके अलावा जो रिकॉर्ड्स हैं उनको बीच बीच में अपडेशन करना है, अपडेट करना है, तो उसको लेकर ये जो है साइबर तहसील बनाई गई है। ठीक है, और इसको लॉन्च सभी जिलों में कब लागू किया गया है, तो 29 फरवरी 2024 को। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो सीएम हेल्पलाइन 181 ये सभी लोग आप जानते होंगे, ये कब आया 2014 में। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि 2014 में आप शिकायतें कर सकते हो, सुझाव, ठीक है, नागरिक सरकारी योजनाओं और शिकायतों सुझाव के लिए जानकारी के लिए कॉल सेंटर संपर्क करते हैं। ठीक है, देखो ये चीज को आप ये देखो तो सीएम हेल्पलाइन अगर सीधा सीधा देखिए सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन अगर यही सवाल मेंस में आपका क्या 2 मार्कर आ जाए तो वहां पर हमें लिखना पड़ेगा ना कि किस चीज के लिए है। तो योजनाओं, शिकायतों या सुझावों के लिए क्या की गई है, एक कॉल सेंटर के रूप में से स्थापित किया गया है, जो कि नंबर अगर इसकी बात करें तो क्या है 181 है। ठीक है, कब आया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2014 में से लाया गया था। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या किया गया है, 8 मार्च 2022 को महिला हेल्पलाइन ज्वाइन किया गया, और इसमें अगर हम बात करें तो महिला हेल्पलाइन के लिए भी सीएम हेल्पलाइन से ही इसे जोड़ा गया है। अब तो यहां पर कहानी क्या है कि महिला हेल्पलाइन महिलाओं के उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू कब हुआ है, ठीक है, कब ये लाई गई है योजना, ठीक है, तो कब लॉन्च की गई है 8 मार्च 2020 को। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंट बात थी इकोनॉमिक रिव्यू में। ठीक है, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें और भी सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, बाकी बचा खेल और युवा कल्याण, तो उसमें दिखाई देता है मध्य प्रदेश में 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 2 करोड़ आबादी है। राज्य की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा जो है, अगर हम ये देखें मध्य प्रदेश की आबादी की बात करें तो कितनी है 7, 26, 26, 809, लगभग 2 करोड़ क्या बताए जा रहे हैं आबादी किसकी 15 से 29 वर्ष की, तो लगभग 1/4 हिस्सा किसका है। ठीक है, यहाँ पर तो ये सेंसस को लेकर बात हो गई। ठीक, तो ये हमारा जो है वो जो इकोनॉमिक रिव्यू था, आर्थिक समीक्षा थी, वो एक बहुत छोटा सा जो पार्ट था जो हमने छोड़ रखा था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे हम इसको क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं, जो इसमें एक पहला अगर डिस्कस करने की बात करें तो हमने देखना है क्या, कृषि की बात करने वाले हैं, ग्रामीण विकास की बात करने वाले हैं, फिर खनिजों से जो सवाल आते हैं मध्य प्रदेश में तो इकोनॉमिक सर्वे को देखने वाले हैं। पिछली बार जो सवाल आया था उसमें अगर हम ये देखें तो जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसी में ये डिस्कशन दिया होता है, लेकिन इस बार जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ था किसका, आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कौन कौन सी रैंक है, लेकिन इस बार खनिज को लेकर इकोनॉमिक जो समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा है, उसमें किसी प्रकार से रिव्यू में हमें कोई चीज नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक रिव्यू बहुत ज्यादा देखना जरूरी था कि कुछ बातें यहीं पर मिल जाती है जो आगे नहीं दी होती। ठीक है, इस चीज को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम कृषि पर आएंगे और कृषि को लेकर उसका जो डाटा है और जो प्री और मीन्स में आ जाता है उसको स्पेसिफिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।